क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन है स्टेट ए ट्रांजेक्शन ए पार्ट ऑफ विच इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड अनदर पार्ट, और उसका दूसरा जो हिस्सा है इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल। बेटा बात समझ में आ गई? जिसका एक हिस्सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होना चाहिए और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका कि दूसरा हिस्सा फाइनेंशियल एक्टिविटी होना चाहिए। बच्चों हमें किसी ऐसी एक्टिविटी पे बात करनी है, हमें किसी ऐसी ट्रांजैक्शन पे बात करनी है। ठीक है बच्चों, आइए मैं इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब आप सोचोगे थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, तो मैं ही जवाब देता हूं। सुनो बच्चों, लिखिए, नोट डाउन कर ले बच्चों। परचेज ऑफ any fixed asset on hire purchase system, on hire purchase system। क्या मतलब है सर? बेटा किसी भी फिक्स्ड एसेट को जब हम खरीद लेते हैं और हायर परचेज सिस्टम पे खरीद लेते हैं। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है सर? बेटा इंस्टॉलमेंट्स में आज हमने कोई एक एसेट खरीदी, हमने फाइनेंस करा ली, ठीक है। हमने कहा सर इसकी किस्तें बनवा लेंगे, हम किस्तें बनवा लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ। डन है बेटा? इसका मतलब अब मान लो मैं आपको ये बोलता हूं कि मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है 50,000 रुपए की, सपोज एनी मशीनरी फॉर द बिजनेस, राइट। मैंने कहा सर जी इसकी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, ठीक है। सामने वाला कहता है सर हमने सारा हिसाब किताब लगा लिया, आप ना 11 किस्तों में पैसे दे दो और आपकी जो 5-5 हजार रुपए की 11 किस्तें बनेगी। दैट सिंपली मींस बेटा 5,000 रुपए इसमें मेरे को किस बात के देने होंगे? इंटरेस्ट के। तभी जाकर के तो हिसाब किताब ये बनेगा ना कि मुझे सामने वाले को कितनी पेमेंट करनी है? 55,000। क्योंकि उसने क्या बोला है आपको कि सर 11 इंस्टॉलमेंट दे देना 5-5 हजार रुपए की। इसका मतलब चीज तो थी बेटा जी 50,000 रुपए, सामने वाला पैसे कितने मांगने को खड़ा हो गया? सर 55,000 रुपए। बेटा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा किस बात के मांग रहा है सर? ऑब्वियस सी बात है, वो इंटरेस्ट मांग रहा है आपसे, ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि 5,000 रुपए की किस्त अभी दे दो, फिर 5 अगले महीने 5-5-5 करके 11 महीने तक आप मुझे 5-5 हजार रुपए देते रहो। अगर बेटा सबको बात समझ में आ गई ठीक, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन कर देता हूं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। रुको, ये सारा ही 5-5 हजार हो गया ना, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देता हूं। मैं बोलता हूं कि वो बोल रहा है कि 12 किस्तों में पैसे दे देना, 5-5 हजार रुपए की 12 किस्तें बना देना। यानी सामने वाला मुझे कह रहा है 5,000 इंटू 12, कितना अमाउंट मांग रहा है बच्चों? 60,000 रुपीज। तो इसका मतलब इंटरेस्ट के कितने पैसे मांग रहा है बेटा? 10,000 रुपए। अब ये थोड़ा सा और अंडरस्टैंडेबल है। साल भर की किस्तें बना दी बेटा उसने कहा जी 12 किस्तों में पैसे दे दो मेरे को। बेटा बनती तो 10 किस्तें हैं, लेकिन 2 किस्तें किस बात की मांग रहा है? इंटरेस्ट। यानी कि ये हो गया टोटल मिला के आपका कितना पैसा हो गया? 60,000 रुपीज, ठीक है सर। मैंने कहा ठीक है जी मशीन दे दो। अब मैं मशीन की पहली इंस्टॉलमेंट देने जा रहा हूं, 5,000 रुपए दिए। अगली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के मैंने 5,000 दिए, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के बेटा मैंने 5,000 दिए, बिल्कुल सही। ऐसे करते 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 मैंने 12th इंस्टॉलमेंट के भी उसको 5,000 रुपए दिए। अब ये जो इंस्टॉलमेंट मैं पे कर रहा हूं, असल में ये प्रिंसिपल अमाउंट भी है प्लस में इंटरेस्ट भी दे रहा हूं मैं, बिल्कुल सही। तभी तो टोटल 60,000 बनेगा। मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहा हूं, मशीनरी की कीमत भी दे रहा हूं, साथ में इंटरेस्ट भी दे रहा हूं 5,000 रुपीज में, दोनों चीजें हैं। अब इसमें हर इंस्टॉलमेंट में बच्चों ध्यान देना, हर इंस्टॉलमेंट में जो मशीन के 50,000 रुपए के अगेंस्ट जो मैं प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर रहा हूं, वो तो है इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, क्योंकि वो मैंने क्या खरीदा है? मशीन। और मशीन के खरीदने के अगेंस्ट पैसा जा रहा है, और मशीन का खरीदना बिजनेस में क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 के अंदर बेटा, वो तो है इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। पर बात समझो, जो मैं बच्चों इंटरेस्ट के पैसे दे रहा हूं, ये वाला
इंटरेस्ट के पैसे दे रहा हूं, जो प्रिंसिपल अमाउंट के पैसे दे रहा हूं वो तो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है, लेकिन जो मैं इंटरेस्ट के पैसे दे रहा हूं बच्चों, इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा? सर फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है ना इंटरेस्ट पेड, तो बेटा वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल आउटफ्लो। तो आप इसको लिख लीजिए कि इफ यू हैव टेकन एनी एसेट ऑन द हायर परचेज सिस्टम, देन द principal amount that you are paying in the installment is your investing outflow, and the interest amount that you are paying with each kind of installment, that is your financial outflow। ठीक है बच्चों, तो 1 मार्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए बेटा, अब मैं उस होमवर्क पे आ रहा हूं जो कल मैंने आपको काम दिया था, आइए जरा उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। मैं कुछ डिस्कशन करता हूं आपसे, आप उसको अपना जो आप करके आए हैं उसको चेक कर लीजिए कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया। लिखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं सबने नोट डाउन किया होगा, तो आप लोग अपने आप को क्रॉस वेरीफाई करें। तो बेटा कैश सेल्स कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो ये तो हमारा बिजनेस है, इसका तो हमारा काम धंधा यही है सेल करना। सो दैट वाज ऑपरेटिंग इनफ्लो। इनकम टैक्स पेड बच्चों हमने फर्स्ट शीट के अंदर लिखा था, अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो ये भी हमारा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एंड दैट विल बी द ऑपरेटिंग आउटफ्लो। मैं माइनस साइन आउटफ्लो के लिए लिख रहा हूं बच्चों, और प्लस का साइन इनफ्लो के लिए लिख रहा हूं, और एक्टिविटी के लिए उसका पहला सिंबल लिखूंगा, यानी ओ फॉर ऑपरेटिंग, ठीक है, आई फॉर इन्वेस्टिंग एंड एफ फॉर फाइनेंशियल। बैंक बैलेंस, मेरा बैंक में पड़ा हुआ पैसा, इट्स नथिंग बट कैश इक्विवेलेंट। याद करें बेटा, मैंने आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की टर्म्स बताई थी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी या तो वो कैश है या कैश की ही तरह है। सो इट इज व्हाट? सीई, कैश इक्विवेलेंट्स। राइट। सेल ऑफ मशीनरी बेटा कल डिस्कस कर लिया था हमने ये, जब मैं मशीनरी बेच रहा हूं तो पैसा आ रहा है और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, तो इट इज इन्वेस्टिंग इनफ्लो। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, हाँ जी बच्चों बताइए आप जरा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दैट? ठीक है, ऑपरेटिंग, मतलब प्रॉपरली पूरा बताओ बेटा, इन और आउट भी लिखें। हाँ वेरी गुड, चलो बच्चों ठीक है, सब लोग बता रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, ऑपरेटिंग आउटफ्लो, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े बेटा। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ये मैंने फर्स्ट शीट के अंदर लिखा था, इनकम टैक्स की पेमेंट जो थी वो ऑपरेटिंग आउटफ्लो था, तो उसका जब रिफंड आएगा तो वो ऑपरेटिंग इनफ्लो हो जाएगा। डन, ऑपरेटिंग इनफ्लो। आगे बढ़े बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, हाँ बच्चों बताइए जरा चैट बॉक्स में, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है बेटा, और भी बताएं बच्चों, मन्नत के अलावा और भी बताएं। हाँ मन पूरी बात करो, ठीक है तन्नू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। दिस इज फाइनेंशियल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बच्चों, दिस इज फाइनेंशियल इनफ्लो, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, परचेज ऑफ गुडविल, चलो देखते हैं बेटा कौन सा बच्चा इसका जवाब देगा। परचेज ऑफ, ओके 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 ओके, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, हाँ बिल्कुल सही। वो इसलिए बेटा, गुडविल ना 2 तरह की होती है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। एक गुडविल वो, और ये मैंने बताया था आपको पार्टनरशिप में, आपको याद होना चाहिए, गुडविल 2 तरह की होती है। एक गुडविल जो हम किसी और के बिजनेस की खरीद के पैसे दे करके हम ले लेते हैं, वो गुडविल होती है परचेज गुडविल, ये उसी गुडविल के बारे में बात हो रही है। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हम बिजनेस के अच्छे कामों से खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं, राइट। तो दिस इज द परचेज गुडविल। जैसे किसी ने पिज्जा शॉप खोल लिया और वो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ले, दैट इज अ काइंड ऑफ परचेज गुडविल, ठीक है, कि डोमिनोज के नाम से कस्टमर आएगा सर, ठीक है ना, तो दैट इज परचेज गुडविल। हम कुछ इस तरह की बात यहां पर कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स किया गया, बताइए बच्चों, देखते हैं कौन जवाब। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन द बैंक, ठीक है तन्नू, वेरी गुड, और कोई? ठीक है जी संयम, ठीक है, अमन गलत बेटा, कैश इक्विवेलेंट्स है ये, आपने थोड़े समय के लिए बैंक में पैसा जमा कराया, इट इज लाइक कैश, बैंक है ना, सो इट इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, हाँ बच्चों देखते हैं कौन जवाब देता है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बताइए,
ठीक है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट इज फाइनेंशियल आउटफ्लो, करेक्ट है बात, फाइनेंशियल आउटफ्लो, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अगली बात करते हैं, कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड। बेटा ये मैंने शीट के अंदर ही दे रखा था, अगर हमें कमीशन या रॉयल्टी का पैसा रिसीव हो रहा है तो ये तो हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो है, पैसा आ रहा है हमारे पास, कमीशन रोज का काम हो सकता है किसी का ना, कमीशन लेना, रॉयल्टी रिसीव करना, ऑपरेटिंग इनफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, बेटा कल क्लियर किया था, जब हम शेयर्स की बात कर रहे हैं और डिबेंचर्स, अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज की, और रिडीम का मतलब होता है पैसे के जाना, सो इट इज व्हाट, इट इज फाइनेंशियल आउटफ्लो। डन है बेटा ये भी। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर। बेटा ये ना क्या हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेसिकली पहले क्या होती हैं, हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होती है छोटी छोटी जगहों पर जो हमारी रोज की बिजनेस में डीलिंग की काम होते हैं, सो इट इज ऑपरेटिंग एंड व्हाट, आउटफ्लो। ठीक है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटी मींस विच विल बी राइट नाउ कन्वर्टेड इनटू कैश, बिजनेस का लिंक है उनके साथ, ठीक है, आप अभी कैश में ले लोगे उसको, और रोज का आपका काम है ये ऑपरेटिंग आउटफ्लो। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ ऐसी कि सर फाइनेंस कंपनी के लिए कैसी और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए कैसी, आओ बच्चों जरा बात करते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ए और बी दो पार्ट बना दिए बेटा, यहां पर आप लोग क्रॉस वेरीफाई करते जाएंगे, मैं फटाफट बताता जाऊंगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंशियल कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच रही है, बताइए बेटा, एक फाइनेंशियल कंपनी आईसीआईसीआई बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहा है, बताइए उसके लिए कौन सी एक्टिविटी, एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए बताओ बेटा तन्नू पहले। यस, अब बताओ एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, एक फाइनेंशियल कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट बेच रही है बच्चों, वो ऑपरेटिंग इनफ्लो है, सोचिए आप, उसका रोज का काम है भाई, सोचो ना, सोचो आप, एक फाइनेंशियल कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, राइट, एक आईसीआईसीआई बैंक बच्चों अपनी क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट्स लाइक किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं उसने, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, वो बेच रहा है उसको, बेच रहा है सर, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो भाई कौन सा काम है, रोज का काम है, रोज का काम है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इनफ्लो, ये लो ऑपरेटिंग इनफ्लो। अब बच्चों बताओ एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब बैंकों को छोड़ के बाकी, वो चाहे ट्रेडिंग कंपनी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट्स अपनी बेच रही है तो उसके लिए क्या है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा फटाफट। हाँ जी बिल्कुल सही मन्नत, इट इज इन्वेस्टिंग, इट इज इन्वेस्टिंग इनफ्लो, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दिया करो बच्चों। अगली बात करते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। हाँ चलो ये मैं बता देता हूं, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स क्या मतलब, शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, और हमें उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है। अब अगर हमारी फाइनेंशियल कंपनी है, अगर हम बैंक है, तो सर ये रोज का काम है डिविडेंड रिसीव्ड होना, तो हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो है, सोचो बच्चों, ऑपरेटिंग इनफ्लो है, डिविडेंड रिसीव्ड हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो है। और अगर हम एक नॉन फाइनेंस कंपनी है तो शेयर्स में डील करना हमारा फाइनेंशियल सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, है ना, किसी और कंपनी के शेयर्स में डील करना हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, अब उसके ऊपर डिविडेंड मिलना वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, यानी फिर है ये इन्वेस्टिंग इनफ्लो। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं मेरे को बात समझ में आ गई होगी आप सब लोगों को, कि अगर हम फाइनेंस कंपनी है तो किसी और कंपनी के शेयर्स में डील करना हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर डिविडेंड आना भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और अगर हम एक नॉन फाइनेंस कंपनी है तो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में डील करना हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर डिविडेंड आना भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यानी इन्वेस्टिंग इनफ्लो है। डन है बेटा यहाँ पे, चलिए 15 हो गया। 16, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं और उसके ऊपर हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर हम एक फाइनेंस कंपनी है, बताइए जरा कौन सी एक्टिविटी है, जल्दी बच्चों जल्दी, अगर हम एक फाइनेंशियल कंपनी है तो ये कौन सी एक्टिविटी है, बहुत बढ़िया, ऑपरेटिंग, बिल्कुल सही है मन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए बच्चों कौन सी एक्टिविटी है, एवरीबॉडी मस्ट पार्टिसिपेट, एक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों, इन्वेस्टिंग प्लस। डन, आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड बाय कंपनी हुज मेन बिजनेस इज रियल एस्टेट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर,
रियल एस्टेट का मतलब बेटा कि प्लॉट्स को खरीदना, ठीक है, बिल्डिंग्स को खरीदना बेचना। ऐसी कंपनी अगर रेंट रिसीव करती है तो उसका रोज का काम है, उसका रोज का काम है। उसने बिल्डिंग्स वगैरह खरीद रखी है, किराए पे चढ़ा रखी है, किराया आ रहा है सर, उसका तो धंधा यही है। इसका मतलब उसके लिए ऑपरेटिंग इनफ्लो है। और सर जहां तक बात एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की करें, अगर वो किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वहां से अगर उसको रेंट रिसीव हो रहा है तो उसने तो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहां पर, और उसको अगर पैसा मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग इनफ्लो है। डन है बच्चों 17। चलो 18 पे आइए। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन समझ लो या डिबेंचर्स बॉन्ड समझ लो, कुछ भी। इंटरेस्ट पे कर रही है एक फाइनेंस कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी लोन पे इंटरेस्ट दे रही है। रोज का काम है सर, रोज का काम है, रोज का काम है लोन लेना, लोन देना, इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट लेना। फाइनेंस कंपनी और कर क्या रही है सुबह से लेकर शाम तक? बेटा रोज का काम धंधा यही है। लैपटॉप खोलते हैं, इंटरेस्ट का हिसाब किताब करना स्टार्ट करते हैं, शेयर्स बेचना खरीदना स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटीज में डील करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में इंटरेस्ट पे बेटा एक फाइनेंस कंपनी के लिए क्या है? ऑपरेटिंग आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड है ना, ऑपरेटिंग आउटफ्लो। और एक नॉन फाइनेंस कंपनी ने तो ये लोन का जो काम कर रखा होगा वो एक तरह की क्या कर रखी है बेटा उसने, एक नॉन फाइनेंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और वो अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसका इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है। इन्वेस्टिंग भी क्यों? फाइनेंशियल है यार, फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल है। लोन्स में डील करना गलत बोल गया बच्चों में, इसको करेक्ट करो बेटा। फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग थोड़ी ना, बिल्कुल सही, फाइनेंशियल आउटफ्लो है, करेक्ट है। डन बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है बात डिस्काउंट, ये हो गया 18। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, हमने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है साहब, और सप्लायर्स से डिस्काउंट लिया भी है। अब बच्चों सोचो आप, ये मैं बता देता हूं, डिस्काउंट का मिलना, डिस्काउंट का लेना देना, ये कुछ भी बेटा पैसे थोड़ी ना आया जाता है इसमें, आता भी नहीं है जाता भी नहीं है। इसका मतलब तो ये है किसी से 25,000 रुपए लेने से यार तू 24,000 रुपए दे दे, बस दिवाली का मौका है, बस तू दे दे जो देता है। हमने उसके 1,000 छोड़ दिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि 1,000 हमने उसको पे करे, इसका मतलब ये नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं या हमें कोई डिस्काउंट दे रहा है बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड और पेड इज नॉट काइंड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, राइट? तो फ्लो कैश का तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंट कस्टमर और सप्लायर पे जो आ रहा है वो आ क्यों रहा है? क्योंकि कस्टमर और सप्लायर दोनों हमारे क्रिएट हुए, या तो हमने माल बेचा या हमने माल खरीदा उधार में। और माल को बेचना और खरीदना हमारी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, ठीक है। तो ये एक्टिविटी तो सर जी ऑपरेटिंग है, ये भी और ये भी, पर इन दोनों एक्टिविटीज में नो फ्लो, कैश का फ्लो नहीं है। ये ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग है बट फ्लो ऑफ कैश इसके अंदर नहीं है। अगर आपसे कोई ये पूछता सर कि क्या इसमें फ्लो ऑफ कैश है, आप बोलेंगे नहीं सर फ्लो ऑफ कैश नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन कौन सी है तो आप बोलेंगे ऑपरेटिंग है, ठीक है बच्चों। क्योंकि डेटर्स का क्रिएट होना ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन है, क्रेडिटर्स का भी क्रिएट होना ऑपरेटिंग बात ही है, क्योंकि इस चीज का हमारा डीलिंग है। ओके, नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ शेयर्स। शेयर्स में हमने जो है इन्वेस्टमेंट्स करी है, तो बेटा इन्वेस्टिंग है सर, इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग बच्चों आउटफ्लो। हमने क्या किया? किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करी बेटा, खरीदे हैं। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर फाइनेंशियल आ रहा हो तो बेटा मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, फाइनेंशियल का मतलब ये होता है हम जब अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स में डील करते हैं। बात ये बहुत सिंपलीफाई तरीके से आप समझने की कोशिश करें। इशू ऑफ शेयर, सर ये फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल है, डिफरेंस समझने की कोशिश करें। इशू ऑफ शेयर्स मतलब हमने खुद अपनी कंपनी के ही तो शेयर इशू करे होंगे बेटा, किसी और कंपनी के शेयर्स थोड़ी इशू करेंगे, वो तो सेल ऑफ शेयर्स होगा, है ना। जब हम शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन अब जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं तो इसका मतलब अपनी खुद की कंपनी के कर रहे हैं। और जब हम अपनी खुद की कंपनी के कर रहे हैं तो बेटा ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। पर यहां पर लिखा है परचेज, दैट मींस किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड, हमने किसी को सर्विसेज दी, पैसे लिए, सर ऑपरेटिंग, रोज का काम है, ऑपरेटिंग इनफ्लो। जैसे कि मैं इस वक्त तुम्हें सर्विसेज दे रहा हूं, कैश लेता हूं, कौन सा काम है मेरा? सर ऑपरेटिंग, इसी चीज का काम है मेरा। तो कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड, इट इज ऑपरेटिंग इनफ्लो। ओके, कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, सर ऑपरेटिंग।
आपने सर्विसेज किसी से ली, आपका भी रोज का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरा ये काम है सर्विसेज आप लोगों को देना, ठीक है, पर मेरे को कुछ टाइप करवाना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे को टाइपिस्ट की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, वो मैं खर्च कर रहा हूं, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग आउटफ्लो। ठीक है बच्चों। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अच्छा जी, हमने क्या किया, बिल्डिंग बेची, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। अब बिल्डिंग का बेचना सर कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। अब उसके ऊपर टैक्स पे करना भी कौन सी एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग। ठीक है, और ये इनकम टैक्स आप क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। सो व्हाट इज दैट? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। ये बच्चों आप लोग ध्यान से चेक करें, यहां आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे 19वीं ट्रांजैक्शन में आप गलती कर सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, आप लोग 23rd ट्रांजैक्शन में गलती कर सकते हो। ठीक है, तो इन ट्रांजैक्शंस को जरा ध्यान से, तो मैं देखो, आपको ध्यान रखना कैसे है, आपको ना इनकम टैक्स पेड, पेड तो छोड़ो, आपको पहले पीछे वाली ट्रांजैक्शन को पकड़ना है। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? जो ये ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जो पेमेंट है या रिसीविंग है, वो वही ट्रांजैक्शन होगी जो वो ट्रांजैक्शन है, जिस जो नेचर की ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर रिसीविंग और पेमेंट वो उसी नेचर की होती है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसके ऊपर रेंट रिसीव करना वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऐसे पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड पेड। अब हमने डिविडेंड पे किया सर, पहले पीछे वाली बात पकड़ेंगे ना, टैक्स बाद में पकड़ेंगे। डिविडेंड पेड पकड़ो पहले तो। सर कौन सी ट्रांजैक्शन है डिविडेंड पेड? फाइनेंशियल, क्योंकि हम अपनी कंपनी के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करेंगे। तो अगर हमारी फाइनेंशियल कंपनी भी है तब भी डिविडेंड पेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और अगर हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तब भी डिविडेंड पेड बच्चों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हर तरह की कंपनी के लिए अपने खुद के शेयर्स इश्यू करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अपने खुद के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड टैक्स देना, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना बेटा वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो अपने खुद के शेयर्स इश्यू करना फाइनेंशियल, उसके ऊपर जो है डिविडेंड पे करना वो भी फाइनेंशियल, उसके ऊपर टैक्स देना वो भी फाइनेंशियल। सो इट इज फाइनेंशियल आउटफ्लो। डन बेटा। आगे, डिक्रीज इन बैंक, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बच्चों ये क्लियर किया था मैंने, आपको याद होगा कि जब हम बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंसेस के बारे में चेक कर रहे हैं, तो अगर मेरा बैंक ओडी का बैलेंस पहले मान लो 50,000 था, मतलब मैंने बैंक को 50,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट ले रखा था बैंक से, यानी मैंने बैंक को पेमेंट करनी थी 50,000 की। ठीक है, अभी वो डिक्रीज होकर के हो गया है 40,000 रुपए। अब मैंने बैंक को सिर्फ 40,000 देने हैं। इसका मतलब समझो बच्चे, इसका मतलब है मैंने बैंक को 10,000 रुपए पे कर दिए हैं, 10,000 पे कर दिए हैं। तभी तो पहले ओवरड्राफ्ट कितने का था? 50 का, अभी ओवरड्राफ्ट सिर्फ कितने का रह गया? 40 का, मतलब 10,000 मैंने पे कर दिए बैंक को। तो 10,000 जो बेटा बैंक को मैंने पे कर दिए हैं, ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन में काउंट करोगे बेटा? ये हम बैंक ओवरड्राफ्ट में डील करना, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। याद करो मैंने वहां पर क्लियर किया था आपको पीछे। तो दिस इज व्हाट? फाइनेंशियल आउटफ्लो। मेरी जेब से पैसा गया है। इसी बात को बेटा ये डिक्रीज ना करके अगर मैं इंक्रीज कर देता, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो, 50 से ये 60 हो रहा होता, तो इस बात का क्या मतलब निकलता? पहले मैंने बैंक से 50,000 ले रखे थे, अभी मैंने बैंक से 60,000 रुपए ले रखे हैं, मतलब 10,000 नेट मैंने बैंक से लिए हैं। तो इट विल बी इनफ्लो ऑफ कैश ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो वो होता फाइनेंशियल इनफ्लो। ये है बच्चों फाइनेंशियल आउटफ्लो। उम्मीद कर रहा हूं पूरी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अगली बात करते हैं बेटा। अच्छा आप कहेंगे सर इन क्वेश्चंस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं सर, क्या चक्कर है? अभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी तैयार नहीं हुए, शुरू नहीं हुए। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, इन क्वेश्चंस पे हम पूरी जी जान लगा के मेहनत इसलिए कर रहे हैं, एक छोटी छोटी बात को भी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं। एक तो इसमें से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने, एक एक नंबर के 2। पहली बात तो ये यही क्वेश्चन आएंगे सिंपल, क्या सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी कौन सी ट्रांजैक्शन है? यही सिंपल क्वेश्चन। 2 नंबर तो मेरे तैयार हो रहे हैं, पहले तो हम फोकस इसलिए कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जितनी बात हम गहराई से पढ़ रहे हैं, ये हमारे उस 6 नंबर के क्वेश्चन का बेस तैयार हो रहा है। अगर हम इन बातों को अच्छे से कर लेंगे तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाएगा, हमें कोई रट्टा नहीं मारना पड़ेगा उसके अंदर। तो इसका डबल फायदा इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, आपका इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आने हैं सुनो, 1 + 1 + 6 ये क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में से 3, एक नंबर का एक नंबर का एक और एक 6 नंबर का।
ठीक है बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा हमें अगर हमारा पूरा बेस क्लियर है तो, और एक एक नंबर के क्वेश्चन तो बोनस में मिल ही रहे हैं फिर हमारे को। ठीक है, तो फायदा बेटा डबल फायदा इन चीजों पे मेहनत करने का। आइए छठे क्वेश्चन पे चलिए बच्चों, अब देखो जरा 6th क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूं मैं आपसे। आप क्रॉस वेरीफाई करें जो आपने किया है क्या वो ठीक किया है। विल यू क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। देखो पूछा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी एक्टिविटी, किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी आपको आंसर ऑपरेटिंग पे देना है कि फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग है कि या फिर नॉन फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग है। आपको क्वेश्चन ऑपरेटिंग पे पूछा गया है। ठीक है, आइए परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, बताओ बच्चों एक फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग है कि या फिर एक नॉन फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग है। फाइनेंशियल के लिए एफ यूज करें और नॉन फाइनेंशियल के लिए एन यूज करें। तन्नू बिल्कुल सही कह रही है कि परचेज ऑफ सिक्योरिटी, बिल्कुल सही मन्नत, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए बेटा रोज का काम है ना, तो लिख दे बेटा यस इसके लिए ऑपरेटिंग है। डन बेटा, दूसरे वाले के लिए ऑपरेटिंग नहीं है। एक मिनट मैं ना फाइनेंशियल कंपनीज के आंसर यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है आप ध्यान दें, और नॉन फाइनेंशियल कंपनी का अगर आएगा तो मैं यहां पे आंसर लिखूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये किसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आगे बढ़े, ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेजेस, बताओ बेटा एफ और एन में जवाब दें। ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेजेस, अगर हम सिक्योरिटीज को खरीद रहे हैं उसके ऊपर ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो किसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एफ और एन। हाँ बताओ बच्चों किसके लिए। अमन बिल्कुल सही, फाइनेंशियल कंपनी के लिए ही, बिल्कुल सही। बेटा मुझे एक बात बताओ, सिक्योरिटीज को खरीदना जिसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी उसके ऊपर ब्रोकरेज पे करना उसी के लिए ही तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, और दूसरे के लिए थोड़ी ना होगी बेटा, है ना। तो ये भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए ही ऑपरेटिंग है। अच्छा मैं नॉन फाइनेंशियल पे भी बात कर लेता हूं। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज नॉन फाइनेंशियल के लिए कौन सी एक्टिविटी होगी सर, उसके लिए सिक्योरिटीज में पैसा लगाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, तो उसके लिए ब्रोकरेज पे करना भी कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग। नेचर सेम रहेगा, नेचर सेम रहेगा। डन है बच्चों, चलिए आगे बढ़ो। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को बेचना, शेयर्स को बेचना, सर इसी के लिए ऑपरेटिंग होगी, और किसके लिए, इसी के लिए ऑपरेटिंग होगी, दूसरी वाली के लिए तो इन्वेस्टिंग होगी। सिक्योरिटीज को खरीदना भी और बेचना भी, वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगली बात पे आओ बच्चों, डी पे, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड आ रहा है शेयर्स के ऊपर, इंटरेस्ट आ रहा है डिबेंचर्स के ऊपर, है ना, और डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव होना, ठीक है, किसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एक फाइनेंशियल के लिए कि या फिर एक नॉन फाइनेंशियल के लिए, बताइए बच्चों जरा। बिल्कुल सही तन्नू, वेरी गुड बेटा। अमन बिल्कुल सही, यस फाइनेंशियल, संयम सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सब लोग, यस फाइनेंशियल कंपनी के लिए बेटा ऑपरेटिंग होगी, है ना, क्योंकि शेयर्स और डिबेंचर्स में डील करना उसी का रोज का काम है, तो उसके ऊपर रिसीविंग लेना भाई वही उसका रोज का काम है। और दूसरी कंपनी के लिए कैसी होगी सर, दूसरी के लिए तो इन्वेस्टिंग होगी ना, है ना। डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना। अब ध्यान दें, डिविडेंड पे के बारे में बात हो रही है, हम अपनी खुद की कंपनी पर डिविडेंड पे करते हैं कि शेयर्स पे डिविडेंड पे करते हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल कंपनी है तो भी डिविडेंड पेड फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और अगर अदर देन फाइनेंशियल कंपनी है तो भी डिविडेंड पेड फाइनेंशियल एक्टिविटी है, यानी इसकी भी ऑपरेटिंग नहीं है सर, और इसकी भी ऑपरेटिंग तो नहीं है। बच्चों बात मेरी समझ में आ रही है, ऑपरेटिंग वो इसकी भी नहीं है, ऑपरेटिंग वो उसकी भी नहीं है, ये किसी की भी ऑपरेटिंग नहीं है। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर फॉर ऑल काइंड ऑफ कंपनी, इट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। और बच्चों एक बहुत सुंदर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किसी एक ऐसी एक्टिविटी का नाम बताएं जो हर तरह कंपनी के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, तो आपका ये आंसर हो सकता है डिविडेंड पेड टू ऑन शेयर होल्डर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ कंपनी, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। डन है बेटा, मैंने वहां पर आंसर लिखवाया था इश्यू ऑफ ओन शेयर्स, तो ये भी लिख सकते हैं हम, इश्यू डिविडेंड पेड ऑफ ओन शेयर्स, यस दोनों फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ कंपनीज। फाइन, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, जो पैसा हमने बोरो कर रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, बेटा किस तरह की कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंशियल कंपनी के लिए ही है, उसी का रोज का काम है। हाँ बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है मन्नत, यस, इसके लिए ऑपरेटिंग है, ठीक है ना बच्चों। और इसके लिए कौन सी है, इंटरेस्ट पेड। इसके लिए सर इंटरेस्ट पेड बताओ, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, क्योंकि बोरोइंग्स है। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, लोन एंड एडवांस लोगों को देना, लोन एंड एडवांसेस मेड बेटा फाइनेंशियल कंपनी के लिए ही ऑपरेटिंग है, और इसके लिए तो इन्वेस्टिंग है, लोन एंड एडवांस देना। रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड, ठीक है, जो लोन एंड एडवांस दे रखा था उसका पैसा वापस लेना, तो ये भाई वही वही फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग है। बहुत सिंपल से आंसर है बेटा, बहुत सिंपल से आंसर है, कर लोगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको करना है। आगे बात कर रहे हैं अब हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं बच्चों में, आइए जल्दी से। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। आपको जवाब देना है इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें इनफ्लो देंगी, आउटफ्लो देंगी, कि या फिर नो फ्लो देंगी, किसका, कैश का। ना तो इनफ्लो, ना आउटफ्लो, ना नो फ्लो, कुछ नहीं होगा। आओ देखते हैं बेटा, जब हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर्स को, बताओ बेटा कोई कंपनी, अच्छा यहां पर इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो रही है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि कंपनी कौन सी है, इस पे डिस्कशन नहीं हो रही है। हम सिर्फ ये बात जवाब देना है कि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो ये क्या है, पैसा आएगा जाएगा या फिर कुछ नहीं होगा, हमें बस इतना जवाब देना है, ठीक है। तो बताइए बेटा इसमें क्या होगा। यस बिल्कुल सही कह रही है मन्नत, बिल्कुल सही, सही कह रहे हो बच्चों। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यस लिखते जाओ बच्चों, इनफ्लो, इनफ्लो के लिए आई यूज करूंगा, आउटफ्लो के लिए ओ यूज करूंगा, नो फ्लो के लिए एन यूज करेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, बोलो बच्चों, नो, बिल्कुल सही, नो फ्लो, क्योंकि आपने क्या कहा, वेंडर को बोला भैया तू मशीनरी दे दे, और कहा भाई तू हमसे डिबेंचर ले ले, है ना। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कर रखा है आप लोगों ने, ये शेयर्स में भी टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, और डिबेंचर्स में भी पढ़ाया था। तो पैसा थोड़ी ना आता है इसमें, पैसा ना आता है ना जाता है, नो फ्लो। परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर्स ऑफ ₹10,000 एट 98%, मतलब 2% के डिस्काउंट पे आपने ऑन डिबेंचर्स को परचेज किया है। आउटफ्लो, पैसा गया सर, पैसा गया सर, है ना। परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर, आपने खुद के डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीद लिए हैं। हालांकि आपके सिलेबस में इस साल ये चैप्टर नहीं है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर होता है ये, ऑन डिबेंचर को खरीदारी, बट वैसे मैं मीनिंग समझा रहा हूं, ऑन डिबेंचर को खरीद लिया और पैसे आपने देने पड़ेंगे आपको, तो इट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं है बेटा सिलेबस में, बट आप सोचें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या होगा, इन आउट नो फ्लो। जी बिल्कुल सही है मन, यस आउटफ्लो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, पैसा गया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर, जल्दी से बोलते जाए बच्चों, आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं और उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को आप इक्विटी शेयर्स पकड़ा रहे हैं, ठीक है। नो फ्लो, करेक्ट 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 करेक्ट, नो फ्लो बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बिल्कुल सही मन्नत, नो फ्लो, वेरी गुड बच्चों। ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब सुनो, ओल्ड फर्नीचर की वैल्यू को आप कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ये मतलब है ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, इट्स अ नो फ्लो, राइट ऑफ हो गया बेटा, राइट ऑफ, उसकी वैल्यू को रिड्यूस किया है आपने, मतलब एक तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसके ऊपर, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू P&L, जी कोई बहुत भारी खर्चा होता है ना डेफर्ड रेवेन्यू, जिसके बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलने होते हैं, वो आपने कर दिया और फिर बाद में उसको आपने P&L से चार्ज कर लिया, बताओ बेटा क्या करूं, क्या है ये, इट्स अ नो फ्लो, इट्स नो फ्लो। ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मान लो आपने कर दिया, तो आप क्या सीखे थे 11th क्लास में बेटा, क्या सिखाया था आप लोगों को कि सर ह्यूज अगर आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर देते हो तो आप बैलेंस शीट के अंदर आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट दिखा देते हो, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो उसको राइट ऑफ करते हो, यानी P&L में प्रोपोर्शनेट अमाउंट दिखाते हो और बैलेंस शीट में रिड्यूस कर देते हो, तो बेटा पैसे थोड़ी ना जाते हैं, ना जाते ना आते, नो फ्लो है सर, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि हम देंगे, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, यस तन्नू वेरी गुड, यस मन्नत बिल्कुल सही, बिल्कुल सब सही कह रहे हो, बिल्कुल नो फ्लो, बिल्कुल करेक्ट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड,
आउटफ्लो, यस करेक्ट बच्चों, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आउटफ्लो। डेक्लरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यहां आप गलती करोगे, सुनो ये मैं बता देता हूं। डेक्लरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, बच्चों सुनो बात ध्यान से। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और विद इन अ वीक, विद इन अ 5 डेज, इनफैक्ट 5 डेज आपको पेमेंट करना होता है इसका, विद इन अ वीक 5 डेज के अंदर अंदर आपको इसको पेमेंट करना है, डेक्लरेशन वाले की पेमेंट करनी है। तो जैसे ही डिक्लेयर किया इसको पेड माना जाता है कि ये तो दे दिया सर, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आउटफ्लो। जब आप डिक्लेयर कर रहे हो फाइनल डिविडेंड तो वो कुछ नहीं है। जब आप डिक्लेयर कर रहे हो इंटरिम डिविडेंड तो ये मान लो कि ये दे दिया, उसी दिन आप उसकी जर्नल एंट्री बना लेते हो कि दे दो, ठीक है। सो इट इज एन आउटफ्लो, इंटरिम डिविडेंड का डिक्लेरेशन इज आउटफ्लो, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया, बोलो बच्चों। नो, सब गलत, अमन भी गलत, तन्नू भी गलत, कोई इनफ्लो कह रहा है, कोई आउटफ्लो, बेटा नो फ्लो। सोचो कैसे बेटे, बैंक में भी आप ही का पैसा पड़ा था, जब आप बैंक से पैसा निकलवा के आ गए तो हाथ में भी आप ही का पैसा है, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बैंक में पड़ा या हाथ में पड़ा है। नो फ्लो, आपके बिजनेस में कोई इनफ्लो आउटफ्लो हुआ क्या, सोचो सोचो बेटा, मेरी बात पे समझो जरा, बात दिमाग लगाओ। हमारा बैंक में करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में मेरे 1 लाख पड़े थे, ठीक है। मैंने कहा सर मेरे पास इस वक्त कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1 लाख है। अगले दिन मैं बैंक में गया, मैंने कहा यार मेरा 1 लाख रुपए दे दो, मैं घर लेके आ गया, मतलब ऑफिस में लेके आ गया। तो वो पैसा जो ऑफिस का बैंक में पड़ा था बेटा, अब वो पैसा ऑफिस में पड़ा है, कैश इक्विवेलेंट पहले भी वहीं थे और कैश इक्विवेलेंट अब भी वही। इट्स अ नो फ्लो ऑफ कैश, बिजनेस का पैसा था, बिजनेस का ही अब है, ठीक है बच्चों। नो फ्लो ऑफ कैश। ओके आगे बढ़ो। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, बोलो बच्चों, मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश। देखते मार्केटेबल सिक्योरिटीज आल्सो कैश इक्विवेलेंट, इट्स नो फ्लो। पैसा आपने दे दिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपने ले ली, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है और कैश भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। कैश कम हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी बढ़ गई, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वहीं का वहीं है। देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। बच्चों फ्लो ऑफ कैश का मतलब तब होता है जब आप एडिशनल कुछ बिजनेस के अंदर इक्विवेलेंस को बढ़ा पाए या घटा पाए। अगर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में किसी भी दौर में कोई बढ़ोतरी हुए तो वो इनफ्लो होता है, अगर कटौती हुए तो वो आउटफ्लो होता है। यहां तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वही का वही है। डन है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीद रहे हैं, कैश जा रहा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बढ़ रहे हैं, सम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज स्टिल देयर, नो फ्लो, देयर इज नो फ्लो। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स फॉर कैश एट पार, बोलो बच्चों, नो फ्लो, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स भी जा रही हैं, इक्विवेलेंट्स का पार्ट होती है करंट इन्वेस्टमेंट्स भी, और कैश आ रहा है वो भी इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। तो बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अभी भी वहीं का वहीं है, कोई बढ़ नहीं रहा कोई घट नहीं रहा, ठीक है बेटा, नो फ्लो। नेक्स्ट, राइट ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने प्रोविजन बना रखा था डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट, अब वो जो है आप बैड डेट्स में कन्वर्ट कर रहे हो उसको, तो सर पैसे थोड़ी ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, प्रोविजन से आप डाउटफुल डेट्स बना रहे हो, ठीक है। प्रोविजन के लिए आप पहले से रेडी हो, ठीक है, और बैड डेट्स में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, सर नो फ्लो, कोई फ्लो ऑफ कैश यहां भी नहीं हो रहा। फ्लो ऑफ कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई बदलाव आए। आई बच्चों बात समझ में, कोई बदलाव आए तो आप कहते हैं कि यस देयर इज अ चेंज। अब देखो उसी के अगेंस्ट एक नया टॉपिक हमारे पास यहां पर आ गया, सर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बताओ। आपको कुछ ऐसी ही बातें बतानी है जिसमें कैश में बदलाव नहीं आता। आपको सर तो ऊपर से ही पकड़ लेंगे हम, तो फिर हाँ यस ऊपर से भी ले सकते हो। मैंने नीचे कुछ एडिशनल बातें लिखी हैं जिसमें नो फ्लो ऑफ कैश होगा, जैसे एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट बाय मीन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। बताओ बेटा पैसा कोई आया या गया, नहीं, आपने शेयर इश्यू कर दिए वेंडर को, वेंडर को कहा सर हमारे को मशीन दे दो, शेयर ले लो, मशीन बढ़ गई और शेयर्स इशू हो गए। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ना पैसा आया ना गया, कौन सी ट्रांजैक्शन है सर, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। पूछ सकता है बेटा 1 मार्क में, जो वो 2 क्वेश्चन मैंने बताए ना, पूछ सकता है बड़ा नॉन कैश ट्रांजैक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। या फिर आपने डिबेंचर्स को, डेट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों, इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब डिबेंचर्स थे आपके, ठीक है, आपने कहा भाई तुम्हें हम तुमको शेयर्स दे रहे हैं,
तुम्हारी रिडम्पशन की डेट आ गई है, हमने तुम्हें कैश देना था पर कैश देखो है नहीं, हम तुम्हें डिवेंचर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं उसके बदले में, शेयर्स दे रहे हैं। तो डिवेंचर्स खत्म हो गए, शेयर इशू हो गए, तो बेटा ये भी पैसा ना आया ना ही पैसा गया। बेटा कौन सी ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। डन है बच्चों, बातें यहां पे क्लियर है। तो मैंने एक मजबूत बेस बनाने की कोशिश करी है सिर्फ, कि बाकी तो सब बेस तो बेटा सबने खुद बनाना अपना, ठीक है। मैंने एक बहुत अच्छी कोशिश करी है कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इसके बेस पे ही हमारा ये फॉर्मेट है जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेट ऑफ कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसको भी बेटा हम लॉजिकली सीखेंगे ताकि हमें रटना ना पड़े। जरा भी हम हर चीज को लॉजिकली सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, कि ये क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, ताकि आप इस शीट को बिल्कुल क्रैम नहीं करें। आप बस क्वेश्चन पढ़ें और आपको पता हो इसको ऐड करना है तो क्यों करना है, लेस करना है तो क्यों करना है, और कौन सी एक्टिविटी में डील करना है।